साथियों, स्वागत है आपका मातृभूमि एकेडमी में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान के किसान आंदोलन। हमने 1857 की क्रांति पढ़ी। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जो कि है किसान आंदोलन। अब इस किसान आंदोलन को आपको पढ़ने से पहले इसमें ये डाटा देखना है कि कौन कौन से किसान आंदोलन इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है और उनको हमको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले मेरी ये स्लाइड आपके सामने है। इस स्लाइड में एक आपके लिए बहुत ही अच्छा श्लोक लिखा हुआ है, एक बहुत ही अच्छा कोटेशन लिखा हुआ है। इस कोटेशन को ध्यान से देखिएगा साथियों। वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। वक्त का तकाजा है कि तूफानों से जूझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। अब इस साथियों इस कोटेशन को देखिएगा। इस बार जो राजस्थान गवर्नमेंट जितनी एग्जाम की जितने एग्जाम निकाल रहा है, वैकेंसियों की जितने भरमार आई है हमारे लिए, और अगर इस वैकेंसियों की भरमार में भी हम सिलेक्शन नहीं लेते हैं, हम अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करके अपने जीवन को सफल नहीं बनाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए सबसे बड़ा बैक जाने का पॉइंट होगा, या सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होगा। वक्त का तकाजा है यानी आपके लिए समय आ चुका है। इसी समय में इसी तरीके से आपको तैयारी करते रहना होगा और जितनी वैकेंसी आई है उन सब में अपने हाथ आजमाने होंगे और किसी न किसी एग्जाम को क्रैक करके आपको सिलेक्शन लेना होगा। वक्त यही कह रहा है कि समय यही है आपका जीवन सुधारने का। उसके बाद समय मिले ना मिले, इसलिए आपको पूरी तरीके से फोकस करना है अपने जीवन को सफल बनाने में। और कब तक इन एग्जाम से डरते डरते इन एग्जाम को छोड़ते रहोगे, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करेंगे, ऐसा कब तक करोगे? ये आपको अपनी मानसिकता बदलनी है और अच्छी तरीके से जो वैकेंसियों का दौर आया है उसमें से किसी न किसी वैकेंसी पर पूरी तरीके से जोर देके उस पर सफलता हासिल करनी है। चलिए हमारे आज के नए टॉपिक पे चलते हैं, राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन को समझने से पहले मैं आपको यहां पर यह बताना चाहता हूं कि राजस्थान के किसान आंदोलन राजस्थान में क्यों हुए और राजस्थान के कहां कहां पर किसान आंदोलन हो रहे हैं और कौन से मेन इंपोर्टेंट किसान आंदोलन है जो हमको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहली बात करूं कि भाई जनता क्या हो गई थी 1857 की क्रांति के बाद, जागरूक हो गई थी 1857 की क्रांति के बाद। और धीरे धीरे जैसे जैसे अंग्रेजी शासन इस राजस्थान में, या फिर जैसे जैसे अंग्रेजी हुकूमत जो है पूरे इंडिया में जिस तरीके से फैली है, थोड़ा बहुत तो सुधार हुआ ही था, डेवलपमेंट हुआ ही था। और लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार हुए वो समझने लगे थे कि भाई हमारा कहाँ पे शोषण हो रहा है। तो लोगों में एक तरीके से जागरूकता आई। लोगों में क्या है, ये एक तरीके से यहाँ के नागरिकों में, एक तरीके से जनता में क्या आई है, जागरूकता आई है। और जागरूकता किस संदर्भ में आ रही है? उन पर जो लाग बाग अत्याचार, आर्थिक उत्पीड़न जो हो रहे थे, उनको समझ में आ गया कि ये हमारे ऊपर हो रहे उत्पीड़न या फिर जो अत्याचार है, जो कर या जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, जो लगान लिया जा रहा है, वो बहुत ज़्यादा है, या फिर वो इस तरीके से है जो कि हमारे जीवन को पीछे धकेल देता है। ये चीज़ें जब उनको समझ में आने लगी तो उन्होंने इसका विरोध प्रारंभ किया। और जब विरोध प्रारंभ करने की कंडीशन में किसान सबसे आगे रहे, और जहाँ जहाँ जो क्षेत्र में विशेष में किसानों पर ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लग रहे थे और किसानों ने इसका विरोध शुरू किया, तो राजस्थान में जहाँ जहाँ पर जो किसानों का आंदोलन हुए या किसानों ने विरोध शुरू किए, वो सारे के सारे क्या कहलाए, राजस्थान के किसान आंदोलन। राजस्थान के किसान आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा साथियों। राजस्थान के किसान आंदोलन हो या जन आंदोलन हम आगे भी देखेंगे, लेकिन मेजर किसान आंदोलन में आपको मुख्य रूप से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आपके बिजौलिया किसान आंदोलन, बेंगू का किसान आंदोलन, अलवर का किसान आंदोलन, जिसको नीमुचड़ा का किसान आंदोलन भी कहा जाता है। उसके बाद आप देखोगे तो ये मारवाड़ का किसान आंदोलन, बीकानेर का किसान आंदोलन, और उसके बाद ये कुछ और थोड़े से जहाँ पर किसान आंदोलन हुए, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मेजर इम्पोर्टेंट आपके जो किसान आंदोलन वो है ये वाले बिजौलिया, बेंगू, अलवर, मारवाड़, बीकानेर, ठीक है। इसमें से अब इसके आगे आप देखोगे दुधवा खारा का किसान आंदोलन, इसी के आगे किसान जो आंदोलन है वो सीकर में हुआ, सीकर किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन। तो कई सारे किसान आंदोलन हुए हैं, उनमें से ज़्यादातर जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं बिजौलिया से, बेंगू से, अलवर से और मारवाड़ से, ये लगभग इनमें से कई ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन्हीं पर हमको फोकस करना है, अच्छी तरीके से इनको पढ़ना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं और जिनको हम अच्छी तरीके से सीख कर हमारे एग्जाम को बेटर कर सकते हैं, वो यहाँ पर हमको ध्यान देना है। चलिए तो साथियों, सबसे पहले हम लेते हैं किसान आंदोलन में बिजौलिया किसान आंदोलन को सबसे पहले पढ़ते हैं। बिजौलिया का किसान आंदोलन किस प्रकार से हुआ? बिजौलिया के किसान आंदोलन में
किस प्रकार से मतलब बिजौलिया के किसान आंदोलन में कई लोगों ने जैसे भाग लिया है, कौन कौन से यहाँ पर किसान नेता भाग ले रहे हैं, कौन कौन से यहाँ पर व्यक्ति विशेष जो व्यक्तित्व है प्रमुख रूप से उभर कर सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बिजौलिया किसान आंदोलन से ही ये कि तो इस बिजौलिया किसान आंदोलन की जो शुरुआत हो रही है वो 1897 से हो रही है। 1897 से बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, 1897 से 1897 से बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत होती है और ये किसान आंदोलन बहुत लंबा किसान आंदोलन चलता है। कब तक चलता है? 1941 तक। कितना चलता है? 1941 तक ये किसान आंदोलन चलता है। इस किसान आंदोलन को राजस्थान का सबसे बड़ा मतलब सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला किसान आंदोलन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान देने की है कि राजस्थान के किसान आंदोलन में अगर टाइम पीरियड के हिसाब से आप देखोगे तो एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के हिसाब से सबसे बड़ा किसान आंदोलन कौन सा है? ये आपके बिजौलिया का किसान आंदोलन। अब इसको भी अगर आप पढ़ोगे, इतनी लंबी टाइम पीरियड वाले किसान आंदोलन को अगर आप पढ़ोगे और इसको अगर आप डायरेक्टली एक साथ पूरी घटनाक्रम को देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा। या फिर अगर ऐसा कहे कि इस पूरे के पूरे 1897 से लेकर 1941 तक का जो घटनाक्रम है विशेष घटनाओं के आधार पर देखिए तो ये 3 भागों में बांट के पढ़ा जा सकता है। तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ जो किसान आंदोलन है वो कितने चरणों में हुआ, तो बिजौलिया का जो किसान आंदोलन है इसको 3 चरणों में पढ़ा जाता है। कितने चरणों में पढ़ा जाता है साथियों? 3 चरणों में पढ़ा जाता है। यानी मैंने आपको बताया था 1897 और 1941 के बीच में जो टाइम पीरियड है उसमें इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई है, महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई है, घटनाओं के आधार पर इसको कितने चरण में बांट के पढ़ सकते हैं? 3 चरण में बांट के पढ़ सकते हैं। अब 3 चरण में बांट के पढ़ते हैं तो इसका टाइम पीरियड देखिए आप, इसमें एक तो सन 16 और एक आप सन 23 याद रखो। इन 16 और 23 को याद रखते ही आपका टाइम पीरियड इसमें पूरा कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि भाई बिजौलिया किसान आंदोलन में कौन कौन से सन में पहला चरण था, कौन कौन से सन में दूसरा चरण था और कौन कौन से चरण में तीसरा मतलब कौन कौन से सन में तीसरा चरण था। अगर आप देखोगे सबसे पहले तो 1897 से लेके 1916 तक यहाँ पर आपके प्रथम चरण रहता है, फर्स्ट स्टेप रहता है बिजौलिया किसान आंदोलन का। अब इसी के आगे अगर आप देखोगे 1916 से लेके 1923 तक तो यहाँ पर सेकंड स्टेप रहता है आपके बिजौलिया किसान आंदोलन का। नेक्स्ट अगर आप देखोगे इसी 23 से लेके 41 तक तो ये आपके रहता है थर्ड स्टेप बिजौलिया किसान आंदोलन का। तो बिजौलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1897 से 1897 से, और कब तक वो चला है? 1941 तक। इसके 3 स्टेप या 3 चरण की बात की जाए तो कौन कौन से थे? 1897 से 1916 तक, उसके बाद 1916 से 1923 तक और उसके बाद 1923 से 1941 तक। तो बिजौलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में हो रहा है? 3 चरणों में, उसके ये सन है। अब बात की जाती है बिजौलिया किसान आंदोलन की, तो सबसे पहले क्यों ना बिजौलिया के बारे में जानने की कोशिश करें। तो बिजौलिया के बारे में अगर हम जानते हैं तो जो बिजौलिया है उसका जो प्राचीन नाम है वो विंध्यावल्ली और विजयावल्ली। तो बिजौलिया किसान आंदोलन का जो प्राचीन नाम है वो विंध्यावल्ली और या फिर इसको क्या कह सकते हैं? विजयावल्ली भी कह सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके संस्थापक की, तो इसके संस्थापक थे बिजौलिया के जो संस्थापक थे उनका नाम था अशोक परमार, और ये कहाँ के थे? आगरा जनपद के थे। कहाँ के थे ये? आगरा जनपद के। अगर मैं नक्शे के हिसाब से आपको समझाऊं तो राजस्थान के नक्शे में अगर मैं कहूं तो जो भीलवाड़ा है क्षेत्र, भीलवाड़ा जो जिला है, उस भीलवाड़ा जिले में वर्तमान जो भीलवाड़ा जिला है उसमें बिजौलिया नामक एक स्थान है। और ये जो बिजौलिया नामक स्थान था वो एक ठिकाना था, और वो भी कैसा ठिकाना था? मेवाड़ का सबसे प्रथम लेवल का ठिकाना था। यानी मेवाड़ का सबसे प्रथम लेवल का जो ठिकाना है वो कौन सा है? बिजौलिया है। ठीक है, और ये कहाँ पर पड़ रहा है? आपके भीलवाड़ा में पड़ रहा है। अब बात की जाए तो इस बिजौलिया में 79 गांव आते थे, यानी 79 इसमें क्या है? छोटे मोटे क्या है? विलेजेस या फिर गांव आ रहे हैं। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इस लगभग इन पूरे क्षेत्र में बिजौलिया में क्या 60% जो किसान थे वो धाकड़ जाति के थे। कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़ जाति के किसान यहाँ पर थे, और वो भी कितने थे? 60%। तो अगर बिजौलिया के बारे में थोड़ा ऐतिहासिक रूप से देखा जाए या भौगोलिक क्षेत्र के रूप से देखा जाए तो बिजौलिया आपको भीलवाड़ा वर्तमान के आधार पर आप बिजौलिया को वर्तमान भीलवाड़ा में देख सकते हो, या फिर इसको मेवाड़ का हिस्सा मान सकते हो, या फिर अपन हम कहें कि बिजौलिया जो है, बिजौलिया मेवाड़ रियासत की क्या था? प्रथम रियासत, प्रथम ठिकाना था।
यानी बिजोलिया जो है वो मेवाड़ रियासत की क्या है, प्रथम ठिकाना है। और वर्तमान कहाँ है, वो भीलवाड़ा में। और लगभग इसमें कितना है, 60% जो किसान थे वो धाकड़ जनजाति के थे। सॉरी, कितने किसके थे, 60% किसान जो थे वो धाकड़ जाति के थे। अब देखिए, अगर इसी बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया को ऊपरमाल के नाम से भी जाना जाता था। तो आप कहोगे कि भाई बिजोलिया को किस नाम से जाना जाता था, तो ऊपरमाल का क्षेत्र ये भी बिजोलिया का ही नाम था। अगर बात करें इस बिजोलिया की, तो देखिए ये भीलवाड़ा क्षेत्र में बिजोलिया पड़ता था। और इसके नीचे अगर बात करें तो आप देख लो कि यहाँ पर मध्य प्रदेश, और इसके नीचे की तरफ ये महाराष्ट्र, और ये यहाँ पर इंडिया में अपन देखेंगे तो यहाँ से मराठाओं को जो आक्रमण होता था, वो मराठा ज्यादातर प्रवेश भीलवाड़ा से करते थे। और पहला जो आक्रमण की मार झेलता था वो लगभग आपके कौन सा ठिकाना झेलता था, बिजोलिया ही झेलता था। तो सर्वाधिक मराठाओं की आक्रमण का शिकार होने वाला या फिर आक्रमण झेलने वाला जो आपके ठिकाना है राजस्थान में, वो कौन सा है, बिजोलिया है। तो यहाँ पर हमने जो बिजोलिया है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ देखे। अब इसी बिजोलिया के बारे में बात कहूँ तो जो ये बिजोलिया है, इसकी जो इसकी स्थापना है वो किसने की है, अशोक परमार ने की है। और ये अशोक परमार किससे बिलोंग करते थे, किस जनपद के थे, आगरा जनपद के ये अशोक परमार थे। अब बात की जाती है राणा सांगा की, तो राणा सांगा ने क्या किया, इस अशोक परमार को बिजोलिया का सबसे पहले क्या बना दिया, ठिकानेदार बना दिया। यानी अशोक परमार क्या कर रहे हैं, बिजोलिया नामक एक गांव की, एक क्षेत्र का क्या है वो स्थापना कर रहे हैं। और फिर राणा सांगा क्या कर रहे हैं, इन अशोक परमार को बिजोलिया का क्या बना देते हैं, ठिकानेदार बना देते हैं। इस प्रकार मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण ठिकाना बन जाता है बिजोलिया। अब अगर आगे बात की जाए बिजोलिया के संदर्भ में, तो देखिए 1894 में अगर हम बात करें तो जो बिजोलिया का ठेकेदार था वे थे राव गोविंद सिंह थे। 1894 तक, 1894 में राव गोविंद सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। 1894 में राव गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब हम क्या है, अब 1894 के समय में आ रहे हैं। बिजोलिया की स्थापना हुई जो हुई, लेकिन अब वो कौन से समय में आ रहे हैं, 1894 के समय में आ रहे हैं। और इस 1894 के समय में राव गोविंद दास यहाँ पर क्या थे, ठिकानेदार थे। 1894 में राव गोविंद दास की हो जाती है मृत्यु, और उनकी जगह उनके स्थान पर कौन आ जाते हैं, ठिकानेदार किशन सिंह आ जाते हैं। ठीक है, यानी उनके पुत्र गोविंद दास के पुत्र किशन सिंह क्या यहाँ पर क्या बन जाते हैं, ठिकानेदार बन जाते हैं। अब बात की जाती है किशन सिंह की। ठीक है, तो देखिए इन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया है, किसानों के प्रति अपनी नीति और जागीर प्रबंधन में क्या पूरे परिवर्तन कर दिए। इन्होंने चेंजेस किए किसानों के प्रति, जो नीति पुरानी चली आ रही थी, जागीर प्रबंधन थे जो चले आ रहे थे, उसमें क्या कर दिया इन्होंने, परिवर्तन कर दिया। अब वो परिवर्तन कहीं पे अच्छे थे और कहीं पर वो क्या थे, बुरे भी थे। अगर बात करें इनके मतलब किशन सिंह के, ये जैसे ये तो मैंने पूरा डाटा आपको बता दिया, ठीक है, चरण के आधार पे। अगर हम बात करें किशन सिंह की, तो किशन सिंह ने किस किस प्रकार से अपनी नीति अपनाई, तो यहाँ पर हमने देख लिया है कि भाई किशन सिंह क्या बन जाते हैं, बिजोलिया के ठिकानेदार बन जाते हैं। बिजोलिया के ठिकानेदार बनने के बाद किशन सिंह क्या करते हैं, वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण जो भूमि प्रबंधन थे, किसानों के संबंधित जो जागीरी प्रबंधन थे, उसमें क्या करते हैं, वो परिवर्तन करते हैं। अब अगर बात की जाए 1897 बिजोलिया किसान आंदोलन में 1857 की बात की जाए, तो आपको एक गांव का नाम याद रखना है, और वो गांव है गिरधरपुरा का गांव। कौन सा गांव है साथियों, गिरधरपुरा का गांव। और ये गांव भीलवाड़ा में स्थित था। अब देखिए इस गिरधरपुरा के गांव में क्या होता है, वहां पर हजारों किसान एक साथ में, हजारों किसान एक मृत्यु भोज में क्या है, वहां पर इकट्ठे होते हैं। मृत्यु भोज के आधार पर वो वहां पर इकट्ठे होते हैं। उसके बाद वो अपनी क्या बनाते हैं, वहां पर एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक सभा मतलब बनाते हैं और एकत्रित होते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, अपनी एक सभा करते हैं। इसी सभा में एक साधु सीताराम नाम से एक वहां पर व्यक्ति थे, साधु थे, जिनका नाम था साधु सीताराम दास। क्या नाम था, साधु सीताराम दास। और इन सीताराम दास को वहां पर बहुत सारे किसान मानते थे, उनकी खूब मतलब क्या है, वो आदर भी करते थे किसान, और इनकी बात भी मानते थे। तो इस साधु सीताराम को भी जो बिजोलिया में जिस प्रकार से किसानों पर अत्याचार वगैरह हो रहे थे वो पता थे। तो इन्होंने क्या किया, इस सभा में सलाह दी कि क्यों ना हम दो व्यक्तियों को, जो महाराणा है, जो शासक है, उनके पास भेजे और उनको बताएं कि भाई जो बिजोलिया ठिकाना है उसमें क्या चल रहा है। तो इनकी सलाह पर ही, यहाँ पर आपको पता है कि बिजोलिया में लगभग कितने गांव आते थे, 79 गांव आते थे। और इस 79 गांवों में से एक गांव था बैरिसाल और दूसरा गांव था गोपाल निवास गांव। तो एक तो बैरिसाल के और एक गोपाल निवास गांव के। तो बैरिसाल के कौन थे, नानजी पटेल, और जो गोपाल निवास गांव है उसके कौन थे, ठाकरी पटेल।
तो यहाँ पर एक मेन इंपॉर्टेंट आपको बात देखनी है कि साधु सीताराम सलाह दे रहे हैं कि भाई यहाँ से हम कुछ लोगों को, जो शासक है, जो महाराणा है, उनके पास भेजते हैं और उनको अवगत करवाते हैं कि भाई बिजोलिया में किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो इनकी सलाह पर दो व्यक्तियों को भेजा गया। वो कौन कौन से थे? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। इन दोनों को कहां पर भेजने की सलाह दी गई? महाराणा फतेह सिंह के पास भेजने की सलाह दी जा रही है साथियों। तो महाराणा फतेह सिंह के पास ये दोनों जाते हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोनों ही महाराणा फतेह सिंह के पास जाते हैं और वहां पर वो शिकायत करते हैं ठिकाने की। किसकी शिकायत करते हैं? ठिकाने की। और ठिकाने में जो अत्याचार हो रहा है उसकी शिकायत करते हैं और अत्याचार और शोषण जिस प्रकार से वहां के किसान झेल रहे हैं उसके बारे में वो फतेह सिंह को बताते हैं। अब इसी क्रम में अगर आप आगे देखोगे तो महाराणा जो थे फतेह सिंह, उनके पास जब इस तरीके की एक मतलब शिकायत आई है तो वो क्या करते हैं? उन किसानों के लिए एक जांच आयोग का गठन करते हैं। तो बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट बात है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में महाराणा के द्वारा कौन सा जांच आयोग गठित किया गया? तो हामिद हुसैन नाम से जांच आयोग गठित किया गया था। हामिद हुसैन महाराणा के राजस्व अधिकारी थे। क्या थे साथियों? हामिद हुसैन महाराणा के राजस्व अधिकारी थे और उनकी अध्यक्षता में क्या किया गया? एक जांच आयोग गठन किया गया और उनको कहा गया कि आप जाइए बिजोलिया और पता कीजिए कि ये जो कह रहे हैं उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं किसानों पर वो सही है या नहीं है, उनका शोषण हो रहा है, ज्यादा शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो आप इसमें पता कीजिए। तो इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की जांच करने के बाद और वो रिपोर्ट किसानों के पक्ष में थी। साथियों वो रिपोर्ट कहाँ थी? किसानों के पक्ष में थी, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो किस तरीके से चल रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, जो राजस्थान के किसान आंदोलन में सबसे लंबे टाइम पीरियड में चलने वाला किसान आंदोलन है और इसी बिजोलिया किसान आंदोलन को शांतिपूर्वक चलने वाला किसान आंदोलन भी कहा जाता है। यानी सबसे लंबा चलने वाला और शांतिपूर्वक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? आपका बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसमें इसी प्रकार घटनाएं होती रहती है और इसमें इसी प्रकार जांच आयोग गठित होते रहते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं होती, वापस किसान असंतुष्ट हो जाते हैं, वापस वो क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं, वापस जांच बैठती है, वापस इसी प्रकार से ये प्रक्रिया चलती रहती है और बहुत ही एक लंबा टाइम पीरियड खिसक जाता है। आप यहाँ पर देखोगे तो अब देखिए नेक्स्ट, यहां तक हमने देखा कि बिजोलिया का जो मैटर है वो महाराणा जो फतेह सिंह है उनके पास तक पहुंच गया है और महाराणा फतेह सिंह उसके लिए एक जांच आयोग भी गठित करते हैं, लेकिन उस जांच आयोग की रिपोर्ट पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। अब आगे बात की जाती है उसी पक्ष में, दूसरे पक्ष को हम देखते हैं। तो बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? किशन सिंह। इनके बारे में जस्ट आगे हमने देखा था कि भाई किशन सिंह क्या थे? बिजोलिया के ठिकानेदार बन गए थे। और किशन सिंह जो थे वो बिजोलिया के ठिकानेदार किन की जगह पर बने थे? राम गोविंद दास जो है उनकी मृत्यु होने के बाद कौन बने हैं? किशन सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार बने। अब किशन सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार बनते हैं तो इस बिजोलिया के ठिकानेदार में जो किशन सिंह है अब वो क्या है? बिजोलिया के ठिकानेदार है। किशन सिंह बिजोलिया के ठिकानेदार बनने के बाद अब उनको पता, देखिए किशन सिंह के समय में ही फतेह सिंह के पास क्या करते हैं किसान, एक नानजी भाई और ठाकरी पटेल और नानजी पटेल, ठीक है, शंभू सिंह ध्यान देना। देखिए किशन सिंह के समय में ही आपको पता है कि नानजी पटेल और ठाकरी पटेल के जो नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है वो कहाँ पर जाते हैं? फतेह सिंह के पास जाते हैं और फतेह सिंह के पास जाकर वो क्या करते हैं? बिजोलिया ठिकाने की शिकायत करते हैं। अब ये बात जब बिजोलिया ठिकाने के शासक जो ठिकानेदार थे, जो ठिकानेदार किशन सिंह है, उनको पता चलती है तो वो क्या करते हैं? इससे बहुत ही नाराज हो जाते हैं और एक कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई क्या करते हैं? इन दोनों ही पटेल भाइयों को, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को क्या कर देते हैं? बिजोलिया से निर्वासित कर देते हैं। यानी अब आप यहां पर देखोगे एक तरीके से पूरी पिक्चर को आप समझोगे तो एक तरफ साधु सीताराम दास और उनके द्वारा भेजे गए दो दूत है जो कि शिकायत लेके जा रहे हैं फतेह सिंह के पास। एक तरफ बिजोलिया में ठिकानेदार बैठे हैं किशन सिंह, दूसरी तरफ आप देखोगे तो वहां पर फतेह सिंह है जो कि एक जांच आयोग गठित करते हैं। अब जांच आयोग रिपोर्ट भी देता है लेकिन फतेह सिंह कार्रवाई नहीं करते हैं। फतेह सिंह कार्रवाई नहीं करते हैं लेकिन इधर क्या है? फतेह सिंह के पास आप क्यों गए? ये बात किशन सिंह को बुरी लग जाती है और किशन सिंह क्या कर देता है? नानजी पटेल और जो आपके
यहाँ पर ठाकरे पटेल थे, इन दोनों को क्या कर देता है, निर्वासित कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देखना, इसके बाद जो नानजी पटेल है एक और का, इसके बाद देखिए 1903 में किशन सिंह क्या करते हैं, चवरी नामक कर लगवाते हैं। कौन सा कर लगाते हैं, चवरी नामक कर लगाते हैं। और ये चवरी कर क्या होता, उस समय जिस व्यक्ति की भी शादी होगी, देखिए ये जो चवरी नामक कर था वो क्या था, जैसे ये चवरी अपन शादी के समय जो अग्नि के फेरे लेते हैं और जो चवरी बनाई जाती है उसी को चवरी कहते हैं। और चवरी कर यानी जिस लड़की की शादी हो रही है, जहां पर लड़की की शादी हो रही है, जहां पर जिस घर में किसी लड़की की शादी हो रही है या विवाह के समय, तो विवाह के समय क्या किया जाता था, उस लड़की के घर वालों की तरफ से ठिकाने में 5 रुपए का टैक्स अदा करना पड़ेगा। ये उन्होंने क्या कर दिया था, चवरी टैक्स लगा दिया था। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किशन सिंह क्या कर रहे हैं, चवरी टैक्स, चवरी नामक कर लगाते हैं। और इस चवरी नामक कर में क्या था, लड़की के विवाह के समय 5 रुपए का टैक्स आपको ठिकाने में जमा करवाना था। जब ठिकाने में 5 रुपए का टैक्स जमा करवाने का ये एक नया फरमान जारी हुआ तो किसान इसमें बहुत ही विरोध में आ गए, किसानों को बहुत बुरा लगा ये। अब आगे देखेंगे, लेकिन इस पर क्या है, किशन सिंह कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, वो टैक्स वो चालू रखते हैं। नेक्स्ट 1906 की बात करते हैं, तो उसके बाद पृथ्वी सिंह क्या करते हैं, वहां के ठिकानेदार बनते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई ठिकानेदार किशन सिंह है। किशन सिंह 1903 में क्या करते हैं, चवरी कर लगाते हैं। और उसके बाद 1906 में कौन आते हैं, पृथ्वी सिंह आते हैं। पृथ्वी सिंह जैसे ठिकानेदार बनते हैं वो क्या करते हैं, एक और टैक्स लगा देते हैं, तलवार बंदाई कर। कौन सा कर लगाते हैं, तलवार बंदाई कर। और एक और टैक्स लगाते हैं, गन्ने पर कर लगा देते हैं, यानी जो शुगर कैन होता है, जो गन्ना होता है, उस पर जो टैक्स होता है वो डबल कर देते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी सिंह भी क्या करते हैं, एक तरीके से टैक्स की मार किसानों पर मतलब झेलवा रहे हैं, या फिर एक टैक्स की मार से क्या है, किसान यहाँ पर रुष्ट है। दूसरी तरफ आप देखोगे किशन सिंह ने भी ऐसे टैक्स लगाए हैं जिससे किसान परेशान है। पृथ्वी सिंह भी क्या है, इसी प्रकार से कुछ टैक्स लगा रहा है जिससे क्या हो जाता है, किसान परेशान हो जाते हैं। अब किसानों का विरोध करना स्वाभाविक था साथियों, किसानों का विरोध करना क्या था, स्वाभाविक था। तो किसानों ने क्या किया, जब किसानों ने इस प्रकार से विरोध अपना प्रकट किया तो इसमें सबसे पहले किसान क्या कर रहे हैं, सीताराम दास, फतेहकरण और बुद्धदेव, इन तीनों के नेतृत्व में क्या करते हैं, किसान विरोध करते हैं। और विरोध में क्या करते हैं, सीताराम दास, फतेहकरण और बुद्धदेव के नेतृत्व में क्या करते हैं, भूमि को पड़ती छोड़ देते हैं। यानी भूमि जैसी है वैसी की वैसी छोड़ दी जाती है, कोई भी कृषि नहीं करेगा और टैक्स भी नहीं देगा। यानी भूमि को खाली छोड़ दो और टैक्स भी नहीं देना है। तो इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन में किसके नेतृत्व में भूमि को परती छोड़कर टैक्स नहीं देने का मतलब ये एक आंदोलन शुरू किया गया, तो वो कौन कौन से थे, सीताराम दास, फतेहकरण और बुद्धदेव के नेतृत्व में भूमि को परती छोड़कर टैक्स नहीं देने का क्या किया गया, विरोध किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। इस सीट में आपको देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डाटा मिला है, और वो इंपॉर्टेंट डाटा कौन कौन सा है देखिए। अब वापस एक बार मैं यहाँ पर डिटेल में बताता हूँ। एक तो ये डाटा आपको ध्यान रखना है कि चवरी कर है वो किसने लगाया, चवरी कर कौन लगा रहा है, किशन सिंह लगा रहा है बिजोलिया में। उसके बाद तलवार बंदाई कर है वो कौन लगा रहा है, पृथ्वी सिंह लगा रहा है। उसके बाद एक बात ये ध्यान देनी है कि किस किस के नेतृत्व में भूमि परती छोड़कर टैक्स नहीं देने का विरोध किया गया, तो सीताराम दास, फतेहकरण और बुद्धदेव के नेतृत्व में भूमि को परती छोड़कर उस पर टैक्स नहीं देने का इन्होंने क्या किया, विरोध किया। चलिए नेक्स्ट बात की जाती है साथियों 1914 की। कब की बात की जाती है, 1914 की। इस 1914 में क्या हो जाती है, पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। ये वही पृथ्वी सिंह है जिन्होंने तलवार बंदाई कर लगाया है, और गन्ने पर ये क्या कर देते हैं, टैक्स को डबल कर देते हैं। 1914 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद इनका पुत्र केसरी सिंह, जो कि अभी अल्पवयस्क है, अभी माइनर है, अल्पवयस्क है, वो क्या है, ठिकानेदार बन जाता है। अब वहां पर उस समय ये नियम था कि अगर कोई अल्पवयस्क पुत्र जो है वो ठिकानेदार बन जाता है, तो वहां पर जो भी उसका पावर है, जो उसकी जागीरी का प्रशासन है, वो उसके पास नहीं रहेगा, वो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के पास रहेगा। और यहाँ पर कोर्ट ऑफ वार्ड्स का मतलब है जहां पर जिस रियासत में ये ठिकाना है वहां के जो शासक है उनके अंडर में क्या है, वहां की जागीरी प्रशासन आ जाएगा। तो अगर हम कहे कि कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत बिजोलिया का जो नियंत्रण है वो किसने ले लिया था, तो मेवाड़ के महाराणा ने ले लिया था। और किससे ले लिया था, यह केसरी सिंह से ले लिया था। केसरी सिंह क्या थे, अल्पवयस्क थे।
अब बात की जाए यहाँ पर ये कोर्ट ऑफ वार्ड्स, तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स में महाराणा ने जो जागीरी प्रशासन है उसको अपने अंडर में ले लिया। तो वहां पर जागीरी या फिर ठिकाने की जो ठिकानेदारी करने के लिए या फिर वहां का प्रशासन संभालने के लिए किसी न किसी अधिकारी को तो नियुक्त करेगा। तो महाराणा ने उस समय क्या किया, अमर सिंह राणावत को, साथियों ध्यान देना कौन है, अमर सिंह राणावत, और एक है आपके डूंगर सिंह भाटी, कौन है, डूंगर सिंह भाटी। इनको क्या किया है, ये अमर सिंह राणावत को तो प्रशासक बना दिया इन्होंने, और जो डूंगर सिंह भाटी है उनको इसका क्या बना दिया, सहयोगी या सहायक बना दिया है। तो आप यहाँ पर ये देखोगे कि किस तरीके से चेंजेज हो रहा है वहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन के समय में जो प्रशासन है वहां पर कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा। अब देखिए इसी कड़ी में अगर आप देखते हो तो 1914 में इधर क्या है, चित्तौड़ के ओछड़ी गांव, कौन सा गांव है साथियों, ओछड़ी गांव। इस चित्तौड़ के ओछड़ी गांव में विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास आते हैं। इन दोनों के द्वारा किसानों को वहां पर इकट्ठा किया जाता है और वहां पर क्या एक सभा का उद्घाटन किया जाता है या फिर एक जो विद्या प्रचारणी सभा है उसका गठन किया जाता है, यानी एक संगठन बनाया जाता है। ठीक है, उस संगठन का क्या नाम है, एक संगठन का गठन किया जाता है जिसका नाम है विद्या प्रचारणी सभा। तो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, विद्या प्रचारणी सभा का गठन किनके द्वारा किया गया, तो वो किनके द्वारा किया गया, विजय सिंह पथिक के द्वारा। और ये वही विजय सिंह पथिक है जो कि यूपी से है, और इनको किसने बुलाया है, साधु सीताराम दास ने राजस्थान में बुलाया है। राजस्थान में बुलाने के बाद ये क्या कर रहे हैं, 1914 में ओछड़ी गांव में एक सभा है, वहां पर एक सभा का गठन करते हैं जिसका नाम है विद्या प्रचारणी सभा। विद्या प्रचारणी सभा का गठन 1914 में विजय सिंह पथिक के द्वारा किया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है। अब देखिए साथियों, थोड़ा विजय सिंह पथिक के बारे में आपको बताता हूं। विजय सिंह पथिक के बारे में आपको बताऊं तो इनका जो मूल नाम था वो क्या नाम था, भूप सिंह। ये है आपके विजय सिंह पथिक, और विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है, भूप सिंह। ये प्रॉपर कहाँ के थे, तो आप देखिएगा ये यूपी के थे। कहाँ के थे, यूपी के, बुलंदशहर यूपी। ठीक है, यूपी में भी बुलंदशहर में जो गांव है वो कौन सा है, गुडावली गांव है। गुडावली गांव है, कौन सा गांव है, गुडावली गांव है। तो अगर कहा जाए कि गुडावली गांव का संबंध किससे, विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक कहाँ थे, यूपी, कहाँ के हैं, यूपी के बुलंदशहर के है ये। अब बात की जाती है कि जो विजय सिंह पथिक थे वो किसके दल के सदस्य थे, तो इनका जो कनेक्शन था वो रास बिहारी बोस से था। रास बिहारी बोस जो एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे क्या था, इनका संबंध था, उनके दल के ये सदस्य माने जाते थे। आगे अगर आप देखोगे तो जैसे ये राजस्थान में आए तो इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के संदेह पर इनको क्या कर दिया गया, ब्यावर के टोडगढ़ जेल में इनको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो अगर बात की जाए राजस्थान में विजय सिंह पथिक को स्टार्ट में कौन सी जेल में बंद किया जा रहा है, तो टोडगढ़ जेल में बंद किया जा रहा है ब्यावर की। आगे अगर हम बात करें इन्हीं विजय सिंह पथिक के बारे में, तो पहले इनका नाम क्या था, मैंने बताया था भूप सिंह। और जब इनको जेल में बंद किया जाता है तो वहां से वो भाग जाते हैं, और भागने के बाद अपना नाम बदल के रहते हैं उसका, और वो अपना नाम क्या कर देते हैं, विजय सिंह पथिक रख देते हैं। उसके बाद से ही इनका पूरा का पूरा नाम हमेशा हर जगह क्या चलता है, विजय सिंह पथिक ही चलता है। अब मेन इंपोर्टेंट, विजय सिंह पथिक ने 1914 में एक सभा का गठन किया था, वो कौन सी थी, विद्या प्रचारणी सभा, जो कि मैंने आपको आगे बताया। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्या प्रचारणी सभा का गठन किन के द्वारा किया गया है, विजय सिंह पथिक के द्वारा। कौन से सन में किया गया, 1914 में। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था, भूप सिंह। विजय सिंह पथिक है वो कौन से गांव से संबंध रखते थे, गुडावली, कहां पर है ये, यूपी बुलंदशहर में है। इनका संबंध कौन से क्रांतिकारी से था, तो रास बिहारी बोस से था। और इनको संदेह के आधार पर शुरुआत में किसी जेल में डाल दिया गया था, वो कहाँ की थी, ब्यावर की टोडगढ़ जो जेल है वहां पर इनको बंद कर दिया गया था। और वहीं से भागने के बाद इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था, और क्या नाम रख दिया था, विजय सिंह पथिक रख दिया था। आया समझ में साथियों। तो ये हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में इसका लगभग जो पहला चरण है वो, एक बार वापस इसके प्रथम चरण पर थोड़ी सी चर्चा करते, ध्यान दीजिएगा। आपको मैंने बताया था, देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन में आपको क्या, मैं थोड़ा सा एक चार्ट बता रहा हूँ, चार्ट को देखोगे या थोड़ा सा अपन एक ड्रॉ करके एक डायग्राम टाइप में बताते हैं, उसको आप देखोगे और समझ जाओगे कि भाई कौन से शासक उस समय थे, कौन से व्यक्ति विशेष वहां पर थे। अगर आप देखोगे तो जैसे मान लो कि ये क्या है, बिजोलिया है। इस बिजोलिया में
और यहाँ पर आप देख लो कि जैसे ये मेवाड़ है और मेवाड़ में यहाँ पर कौन है, महाराणा है। कौन है यहाँ पर, महाराणा है। तो इस पूरे के पूरे जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको मैं एज ए पिक्चर मान लेता हूँ। इसमें कौन कौन से कैरेक्टर है वो आपको बताता हूँ। एक तरफ तो महाराणा है और महाराणा का नाम क्या है, फतेह सिंह है। क्या नाम है साथियों, फतेह सिंह है। अगर इधर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके बिजोलिया में जो एक है वो ठिकानेदार है जिनका नाम क्या है, किशन सिंह है। क्या नाम है, किशन सिंह। और दूसरे एक ठिकानेदार और आते हैं जिनका नाम क्या है, पृथ्वी सिंह। क्या है, पृथ्वी सिंह। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, इसी बिजोलिया में एक साधु भी है जिनका नाम क्या है, सीताराम दास। क्या नाम है, सीताराम दास। और सीताराम दास अपने दो अनुयायियों को या फिर अपने दो मानने वाले किसानों को फतेह सिंह के पास भेजते हैं जिनका नाम क्या था, एक तो नानजी पटेल, दूसरा क्या था, ठाकरी पटेल। एक तो नाम था नानजी पटेल और एक ठाकरी पटेल। अब अगर इस पूरी कंडीशन को आप देखोगे तो समझिएगा साथियों, इधर आपके किशन सिंह है, इधर कौन है, पृथ्वी सिंह है। मतलब किशन सिंह के बाद कौन बन रहे हैं, पृथ्वी सिंह बन रहे हैं। और यहाँ पर मेन आपके जो महाराणा है वो कौन है, महाराणा फतेह सिंह है। और यहाँ पर आपके इसी बिजोलिया में एक साधु है जिनका नाम क्या है, सीताराम दास है। सीताराम दास के दो अनुयायी है, कौन है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है। सीताराम दास क्या करते हैं कि इन दोनों को क्या करते हैं, फतेह सिंह के पास भेजते हैं। बिजोलिया में हो रहे जो भी अत्याचार है ठिकानों के, उनके शिकायत के लिए कहाँ भेजा जाता है इनको, महाराणा फतेह सिंह के पास भेजते हैं। अब महाराणा फतेह सिंह के पास जब इन दोनों को भेजा जाता है तो सीधी सी बात है, उस समय कार्यकाल किसका था, किशन सिंह का था। और किशन सिंह ने क्या कर दिया, इन दोनों को निर्वासित कर दिया। क्या कर दिया, इन दोनों को निर्वासित कर दिया, वहां से निकाल दिया बिजोलिया से। ठीक है, तो ये बात ध्यान देना, ये पूरी एक स्टोरी। ये क्या कर रहे हैं, इन दोनों को बिजोलिया किसान आंदोलन या बिजोलिया में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी, उस शिकायत के लिए किसके पास भेज रहे हैं, फतेह सिंह के पास भेज रहे हैं। और उसी शिकायत से नाराज कौन हो जाते हैं, किशन सिंह। और किशन सिंह क्या कर देते हैं, इन दोनों को निर्वासित कर देते हैं। किशन सिंह इन दोनों को निर्वासित करते हैं, थोड़े से क्रूर थे। इसका आप देखो पैटर्न, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किशन सिंह ने एक टैक्स लगाया था जो कि किसानों पर एक तरीके से मार थी, आम जनता पे मार थी। और वो कौन सा टैक्स लगाया था, इन्होंने चवरी कर लगाया था। ठीक है, यानी चवरी कर भी, वो भी कितने रुपए का था, 5 रुपए। यानी लड़की का विवाह है तो आपको 5 रुपए ठिकाने में जमा करवाने पड़ेंगे, ये इन्होंने क्या लगवाया था, टैक्स लगाया था। अब आगे आप पृथ्वी सिंह को देखोगे तो पृथ्वी सिंह भी आके एक तलवार बंदाई का टैक्स लगा देते हैं। ठीक है, कौन सा, तलवार बंदाई का टैक्स लगाते हैं। और इसी के साथ वो गन्ने पर भी टैक्स लगा देते हैं। किस पे लगा देते हैं, गन्ने पर भी टैक्स लगा देते हैं। तो इस प्रकार जनता वहां पर क्या हो रही है, त्रस्त हो रही है। ठीक है, अब आगे आप देखोगे तो जब इनके पास शिकायत लेके आए हैं, ये दोनों क्या लेके आए हैं, शिकायत लेके आए हैं, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। तो ये महाराणा भी क्या करते हैं, इनमें भी आप देखोगे दो कैरेक्टर को। और तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, एक जांच आयोग बिठाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जांच आयोग बिठाते हैं। और उस जांच आयोग का क्या नाम था, किसके, एक क्या नाम है इसमें, हामिद हुसैन। तो हामिद हुसैन है उनके, मतलब जो महाराणा फतेह सिंह है, अब क्या करते हैं, महाराणा फतेह सिंह के एक राजस्व अधिकारी थे जिनका नाम क्या है, हामिद हुसैन। इसको क्या कर देते हैं, बिजोलिया किसान जो आंदोलन है उसकी जांच के लिए बिजोलिया में भेजते हैं। बिजोलिया में किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है उसकी जांच के लिए क्या, कौन सा जांच आयोग गठन किया जाता है, हामिद हुसैन का जांच आयोग गठन किया जाता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये पृथ्वी सिंह है, पृथ्वी सिंह की मृत्यु होती है तो इनके पुत्र कौन बनते हैं, किशन, क्या नाम था उनका, केसरी सिंह। पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो पुत्र है केसरी सिंह क्या बनते हैं, वहां पर ठिकानेदार बनते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, माइनर होते हैं, अल्पवयस्क होते हैं। तो अल्पवयस्क थे, इस वजह से क्या किया गया, वहां पर लॉर्ड, ये क्या मतलब, लॉर्ड ऑफ वार्ड्स, ठीक है, उसका क्या है, शासन लागू हो गया। लॉर्ड ऑफ वार्ड्स का शासन लागू होने का मतलब था कि यहाँ पर अब जो अल्पवयस्क है वो जागीरी प्रशासन नहीं संभालेंगे। जागीरी प्रशासन कौन संभालेंगे, महाराणा फतेह सिंह संभालेंगे और उनके द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक संभालेंगे। तो महाराणा फतेह सिंह एक तो किसको, अमर सिंह, क्या नाम थे, अमर सिंह राणावत को वहां का क्या बनाते हैं, प्रशासक। और दूसरा एक थे डूंगर सिंह, क्या नाम था, डूंगर सिंह। इनको क्या करते हैं, वो वहां पर
इनका सहायक बनाते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपको क्रम पता होना चाहिए। इसने में से आपको समझ लेना है कि भाई कौन कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखना है। क्या क्या बताया गया, मैंने बताया क्या है कि भाई किशन सिंह कौन सा टैक्स लगा रहा है, चवरी टैक्स लगा रहा है, कितने रुपए का है, 5 रुपए का। पृथ्वी सिंह कौन कौन सा टैक्स लगा रहे हैं, गन्ना पे टैक्स दुगना कर देते हैं और तलवार बंदाई का टैक्स लगाते हैं। ठीक है ना। हामिद हुसैन क्या थे, हामिद हुसैन का एक जांच आयोग था जो कौन गठित करता है, फतेह सिंह गठित करता है। किसके जांच के लिए, बिजौलिया के जो किसानों पर अत्याचार है उसकी जांच के लिए गठित किया जाता है। अब एक लॉर्ड ऑफ वार्ड्स के तहत महाराणा के पास बिजौलिया की जागीरदारी का प्रशासन आ जाता है। तो वहां पर वो कौन से 2 अधिकारियों को नियुक्त करते हैं, अमर सिंह राणावत को और डूंगर सिंह को वहां पर क्या करते हैं, यहाँ पर तैनात करते हैं। और इनको यहाँ पर अमर सिंह राणावत को तो वहां प्रशासक और डूंगर सिंह को वहां पर क्या है, उनका सहायक बनाया जाता है। तो इस प्रकार ये एक इंपॉर्टेंट डाटा है वो आपको याद रखना। और मेन इंपॉर्टेंट डाटा ये कि जो बिजौलिया किसान आंदोलन है, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल है, उनका संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से। ये दोनों ही साधु सीताराम दास के क्या है, अनुयायी है। और सीताराम दास क्या करता है, इनको शिकायत देकर कहाँ भेजता है, महाराणा फतेह सिंह के पास भेजता है। ओके, चलिए।